सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमें जॉइन किया है एक पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, स्कॉलर, लॉयर। इनके न जाने कितनी हैट्स हैं जो ये वक्तन फवक्तन ओढ़ते रहते हैं। इनका नाम है साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब की पैदाइश मंडी बहाउद्दीन के पास ही फालिया, एक छोटा सा कस्बा शहर है, वहां की है। अपनी इब्तदाई तालीम वहां से हासिल करने के बाद में साजिद साहब अमेरिका गए 90s में। वहां पे इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की। फिर वहां पे एक बहुत बड़े कारोबारी के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया और तकरीबन 20 साल कारोबार करने के बाद, जिनमें इनके पास 25-30 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स और रेस्टोरेंट्स, कार रेंटल्स, यू नेम इट, ऐसा शायद ही कोई कारोबार हो जो साजिद तारड़ साहब ने ना किया हो। उसके बाद में इन्होंने रियलाइज किया कि वक्त आ गया है कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट और कम्युनिटी के लिए भी कुछ करते हैं। और अमेरिका में आप जानते हैं ओबामा हेल्थ केयर एंड दिस दैट एंड ऑल्सो, एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर साजिद तारड़ साहब ने अपनी किस्मत को आजमाया है। ठीक उसी तरह से जैसे कि ब्लैक वाटर ने वॉर ऑन टेरर शुरू होने के बाद में अपनी किस्मत डिफेंस सर्विसेज के अंदर आजमाई। तो साजिद तारड़ साहब का बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ही इज सन ऑफ द सॉइल। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ में जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो आई फील अ कनेक्शन उनसे बात करने से पहले। उसकी खास वजह यह है कि तारड़ साहब का ताल्लुक उसी इलाके से आता है जिस इलाके से मैं हूं, और इनका जो सरनेम है, इट इज अ वेरी कॉमन सरनेम बोथ इन माय प्लेस एंड अलोंग इन पाकिस्तान। तारड़ साहब, बड़ी खुशी हुई आपने ज्वाइन किया। वेलकम टू द प्रोग्राम। माय प्लेजर। मेरी तरफ से सबसे पहले आपके देखने वालों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। सो नाइस ऑफ यू। तारड़ साहब, आपको मैं जब देखता हूं तो एक ऐसी आवाज के तौर पे देखता हूं कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन है पिछले 70-72 सालों से, एक ऐसी आवाज जो इस टेंशन को ना सिर्फ खत्म कर सकती है बल्कि इसके दरमियान जो मुख्तलिफ इश्यूज हैं उनको भी, अगर लोग आपकी बात को सुने खास तौर से पाकिस्तान में, सो आई थिंक यू हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट। तारड़ साहब, सियासी बातें होती रहेंगी, आगे आपसे बात होगी। सबसे पहले लोगों को ये जानने की जरूरत है, खासतौर से हिंदुस्तान से जो आप को आज देख रहे हैं, कि साजिद तारड़ आखिर कौन है। मैंने कह तो दिया है कि सन ऑफ द सॉइल हैं, मगर ये कैसे होगा, बताएं जी। ये मंडी बहाउद्दीन के आसपास का जो इलाका है, यहां से आपकी फैमिली का सफर शुरू हुआ और इंडिया के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं। आपने इंडियन पंजाब भी विजिट किया है। देखिए, मैं इंडिया काफी दफा गया हूं। मैं बल्कि यहाँ से अपने अमेरिकन दोस्तों के साथ गया हूं। मेरी ये ख्वाहिश थी शुरू से इंडिया देखूं, क्योंकि इंडिया के बारे में मैंने बहुत पढ़ा, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ा। बचपन में था तो मेरे वालदैन, मेरे माँ बाप जो थे, वो मुझे स्टोरीज बताते थे 1947 की, और मैं वो सुनता था, कुड़ता था चीजें कि ये क्या, कैसे हुआ, हाउ ह्यूमन कैन गो टू द सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन आपके देखने वालों से एक मैं बात ये जरूर कहूंगा कि मैं उन लोगों का पोता हूं, दोता हूं, कि मेरी माँ मुझे बताती है कि मेरे जो नाना थे, मेरे मदर्स फादर, वो उनके घर में जितने उस इलाके से हिंदू या सरदार थे, वो अपनी बच्चियों को ला के उनके घर छोड़ जाते थे। जब पूरी एक बस का मजमा इकट्ठा हो जाता था तो वो बस रेंट पे ला के तो बॉर्डर पे छोड़ के आते थे। उसके बाद ये मेरे माँ वाली साइड से, मेरे फादर वाली साइड से 1974 तक, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ 1974 में हुई, तो 1974 तक उन मकानों के जो चाबियां दे के लोग गए थे, वो मेरे मेरे ग्रैंडफादर ने उन घरों में किसी को शिफ्ट नहीं होने दिया। मेरी जो दादी थी वो हर साल सर्दियों में उनको कपड़ों को निकाल के तो उनको धूप में रखती थी। मेरा जो ग्रैंडफादर है 1974 तक उन लोगों का इंतजार करता रहा। वो ये कहते रहे कि इस तरह नहीं कभी हुआ कि जब सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हों तो एक पल में एक इंसान की मैन मेड लाइन से बंटवारा हो जाए। ये देखता आया, मैं सारी जिंदगी ये सुनता आया। मेरे दादा के पास कृपाने थी जो दोस्त उसके दे के गए थे, लेटर आते थे वहां से। अब मैं पहले आपको शायद मैंने बताया भी, मेरा जो लास्ट नेम है, हम तीन मजहबों के, तीन मजाहिब में इस वक्त हम मेरा लास्ट नेम है।
बल्कि राजस्थान में एक शहर का नाम तारड़ है, वहां से इसका ओरिजिन है। हम मूव करके वहां से नॉर्थ से आए थे, दरिया के करीब। मेरा लास्ट नेम सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है पाकिस्तान में: गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा और शेखुपुरा। और दूसरा ये जट कास्ट का सब कास्ट है आगे, ये मेरा लास्ट नेम वो है। तो ये सारी चीजें सोचते आए, देखते आए, पढ़ने में आया टू नेशन थ्योरी। तो उसमें अगर देखा जाए तो मैं काफी अरसा इस चीज से डिनाई करता रहा, ये टू नेशन थ्योरी की बेस पे इतना बड़ा बंटवारा किया गया, और खासकर बंटवारा सिर्फ पंजाब का हुआ था। पंजाब में इतनी तकलीफ, और मैं सोचता, मुझे अभी तक याद है 14 अगस्त को हमारे पाकिस्तान में अखबारें जो थी वो एडिशन छापती थी, और उन लोगों को स्टोरियां छापती थी जो इस बंटवारे के जरिए हुए। और मुझे अभी तक याद है कि व्हेन आई ग्रू अप, व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, मुझे कई दफा मैं 14 अगस्त की वो स्टोरियां पढ़ के मुझे रोना आ जाता था कि हाउ डेयर अ ह्यूमन कैन बिहेव इन सच अ फैशन जस्ट बेस्ड ऑन बिलीफ। And then later on when I came here and I even then went further on, कि organized religion hasn't done anything good to the humankind right now. Every religion I studied, मैंने बहुत मज़ाहिब उसमें बड़े मज़हब पढ़े उसके बाद मैंने, तो उनमें मुझे ये पता चला कि हर मज़हब सिर्फ प्रीच ये कर रहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो। इस्लाम बिलखसूस, जिसके बारे में मैं मुसलमान हूँ, उसमें एक चीज बिलीव करता, खुदा ये कहता है अगर मुझ तक पहुंचना है तो मेरे बंदों के जरिए आओ, उनको सर्व करके आओ। सिखों का देखें आप, सेवा है उनमें, मंदिरों में देखें सेवा है। अगर मैं बल्कि इस चीज पे बिलीव करता था कि अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखाता है, देन यू नीड अ न्यू रिलीजन। देन बहुत खूब, बड़ी अच्छी आपने रिलीजन को छोड़ दें आप। अगर आप नफरतें, आपके अगर मौलवी, आपके पुजारी, आपके मंदिरों के जो हैं, वो अगर आपको ये सिखा रहे हैं गुरुद्वारों के कि आप नफरत करो रिलीजियस बेसिस पे, यू नीड टू क्विट दैट रिलीजन टू बिगिन विद। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। और मैं इस चीज पे जाके मैं इंडिया गया एंड आई फेल्ट लाइक होम। मैं इंडिया डेलीगेशंस के साथ जाता था, अमेरिकन डेलीगेशंस के साथ, लेकिन वहां सबसे बड़ी बात यह कि मैं कभी उनको ये नहीं कहता था कि I'm an अमेरिकन और I'm a मुस्लिम अमेरिकन, और मैं उनसे कहता था मैं पाकिस्तान से आया हूं, सिर्फ देखने के लिए कि व्हाट इज द रिएक्शन, हाउ दे बिहेव। आप सोच नहीं सकते कि इतना प्यार। मोराया होटल में ठहरा मैं 2-3 दफा जाके, वो वहां न्यू दिल्ली में। मैं आप सोच नहीं सकते लोगों की वो तलाशियां, और उनको वो मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता था। जब मैं गुजरता था वो कहते थे आप यहाँ लाइन में क्यों खड़े हैं, आप इधर से आए। मुझे अभी तक याद है, मुझे आज तक किसी बंदे ने ये चीज सर्व नहीं की। मैं न्यू दिल्ली से जब निकला, मैंने जाना था हरमंदर साहब, तो मैं अपना लगेज वहां छोड़ के मैंने कहा यार मेरा लगेज रख लो, मैं 2 दिन के लिए अमृतसर जा रहा हूं, तो वापस आके लगेज ले लूंगा। मैं वापस आया तो मुराया वाज सोल्ड आउट। तो जब मैं रिसेप्शन पे गया तो मुझे उतने प्यार से वो मिले, आधी रात का टाइम था, तो मुझे उन्होंने कहा यार हमारा होटल तो सोल्ड आउट है, मुझे और चेक करने थे। होटल सारे चेक कर लिए उन्होंने, कमरा ना मिला। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कहा सर मेरा अपार्टमेंट नजदीक है, मेरे अपार्टमेंट की चाबी लेके आप वहां जाके सो जाए। आज तक मुझे दुनिया के किसी कोने में किसी रिसेप्शनिस्ट, किसी होटल की रिसेप्शन में इतना प्यार नहीं दिया। तो इन्हीं बेसिस पे मैं जब ये कहता हूं, हमारे साइड पे एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी साइड पे आपका वो भी, दूसरी साइड पे आपकी पॉलिटिक्स में है ये चीजें कि डिवाइड करके रखना है। ये डिवीजन नहीं चलेगी, ये डिवीजन इज नॉट अ सोल्यूशन। वी हैव टू कम टू द टर्म्स टू ईच अदर। 73 साल से हमारे पाकिस्तान में, कहता हूं 73 साल की ब्लीडिंग है हमारी, वो रुक नहीं रही, वो रुकेगी। पंजाब के कौन कौन से शहर देखे आपने? जब गया, मैं मुंबई गया, मुंबई के बाद मैं हैदराबाद गया, हैदराबाद के बाद न्यू दिल्ली, और फिर मैं अमृतसर, और उसके बाद जयपुर गया, क्योंकि मैं मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के मजार पे गया। लेकिन वहां एक दफा गया हूँ, लेकिन हरमंदर साहब मैं बहुत दफा गया हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी अमेरिका में जो मेरे पार्टनर हैं वो सरदार है, और मेरी 35 साल से, जिस दिन से मैं यहाँ पे आया हूँ, उनसे मेरी मोहब्बत है, प्यार है। हम पार्टनर नहीं थे पहले, 20 साल, 25 साल हम अलग रहे, 20 साल अलग अलग कारोबार करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली नाउ इन टुडेज डेट एवरीथिंग वी डू इन आवर लाइफ इज टुगेदर, इट्स लाइक अ फैमिली। और मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरी या उनकी स्टोरी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि 2 ब्रदर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। और उसमें मैं हमेशा ये फख्र से बात कहता हूँ, मेरे ख्याल में मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो जयशंकर साहब, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उनके साथ मेरा अच्छे मरासम रहे हैं। आपके जो श्रृंखला साहब इस वक्त सेक्रेटरी फॉरेन, आपके फॉरेन ऑफिस के हैं, वो रिसेंटली वहां से वाशिंगटन डीसी से गए। आपके आजकल जो वाशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसडर हैं,
वो तो बल्कि हमारी जट बरादरी से सरदार हैं, तरनजीत संधू उनका नाम है, टर्बन वाले सिख हैं। तो मेरा जितना मेरा रिलेशन, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं मेरा ख्याल है जितना जिसकी आपकी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में भी आई हैव टर्म्स एंड रिलेशनशिप विद देम एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं मुझे इस पे फख्र है, और मैं और अभी आजकल थोड़े हालात चेंज हुए हैं। I was always on the invitation list of the Indian ambassador. Always. जी बिल्कुल, आपने तभी मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में ये बात कही कि आप वो शख्स हैं जिनको दोनों मुल्कों के अंदर आज हुकूमतों को सुनने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ एज़ अ पाकिस्तानी आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपने हिंदुस्तान में आने के बारे में जो अपने जज्बात बताए और किस तरह से आपको ट्रीट किया गया। दोस्तों, मैं ये बात आप सबको बताता चलूं कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान से हो, इंडिया आया हो एक मर्तबा, वो अच्छी यादें लेकर वहां गया है वापस। और ये बात हर उस हिंदुस्तानी के बारे में भी कही जा सकती है जिसने कभी पाकिस्तान विजिट किया हो। साजिद साहब, मैं आज से 2 साल पहले पाकिस्तान गया था। वहाँ के नेशनल टीवी ने मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा कि कैसा रहा पाकिस्तान, तो मैंने उनसे एक ही बात कही। मैंने कहा हर बीते हुए दिन के साथ इंडिया लौट के आना बड़ा मुश्किल हो गया था। जितना प्यार, मोहब्बत, खुलूस लोग वहाँ पे दे रहे थे, उसके बाद दिल चाह रहा था कि यार यहाँ तो हर छुट्टियों में कुछ ना कुछ दिन बिताए जाएं। तो मैं शायद ही कोई मेरी जिंदगी का दिन हो जब मैं पाकिस्तान में बिताए हुए उन लम्हात को याद ना करता हूँ। आज आपसे बात करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने अक्स से ही बात कर रहा हूँ। मोहब्बत आपकी और मैं आपके बहुत लिए, शुक्रिया आपके था। देखने वालों के लिए मेरी ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके देखने वालों के लिए मेरी ढेरों दुआएं। मैं बल्कि एक आपको और भी चीज बताना चाहूंगा कि मैं आई वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन करतारपुर मार्ग। और उसके बाद मेरा ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो पाकिस्तान में जो मंदिर थे उनको रिस्टोर करने का। आई हैव बीन वेरी मैं 2-3 दफा जब मैं पाकिस्तान गया रिसेंट ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी मुलाकात हुई खान साहब से, और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे उनकी कैबिनेट में मेरे बल्कि 1-2 फैमिली मेंबर थे। उसमें आई वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल के ओपनिंग अप मंदिर्स एंड रिस्टोरिंग देम एज अ रिलीजियस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, और हार्मनी क्रिएशन। अभी भी इस्लामाबाद में एक मंदिर जो है उसकी तामीर जेर तामीर है, फंडेड बाय द गवर्नमेंट। और ये आगे जाएगा। हम लोगों ने इसकी एक्सट्रीम को टच करके देख लिया पाकिस्तान में। हमें ज़ियाउल हक पीरियड में हमें जबरदस्ती चीजों को किया जाता था, और बल्कि उसमें देखे ना, कई दफा ये होता है कि आप एक चीज को आप एक कहते हैं क्रिएट अ मास्टर। पाकिस्तान में एक मास्टर क्रिएट करके वो बिकेम अ विक्टिम ऑफ इट। वो देख के उसके बाद वो जब हम वापस लौटे हैं तो अब हम समझते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी अब समझते हैं कि रिलीजन के पीछे हमने एक्सट्रीम पे नहीं जाना। आजकल खासकर बिलखसूस मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर हो रही है आजकल, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। जितना पैसा एक डेवलपिंग कंट्री ने करतारपुर मार्ग पे लगाया है वो उसकी दूसरी मिसाल है। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों में हार्मनी करतारपुर है, लेकिन अभी हम पॉलिसीज। करतारपुर साहब हाँ हम करतारपुर साहब के प्रोजेक्ट को बड़ा तफसील में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने बहुत सारी बातें की हैं जी। और मैं समझता हूं ये नाइंसाफी होगी अगर मैं उनमें से 1-2 पॉइंट्स के ऊपर टच ना करूं। आपने, आपके आबाओ अजदाद, आपके दादे परदादाओं ने बहुत सारे जो हिंदू और सिख हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे 1947 में, उनको अपनी गाड़ियों में रख के और बड़ा ही हिफाजत के साथ बहन बेटियों के सर पे हाथ रख के उन्हें अपना बना के उन्होंने सेफली बॉर्डर पार कराया। हम पाकिस्तान से उन लोगों की बातें तो बहुत सुनते हैं कि जिनके साथ में ज्यादती हुई, और जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए उनकी जो उनके ऊपर जो जुल्म हुए उनकी दास्तानें भरी पड़ी हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें लोगों को बताई जाती है कि नहीं यार, मारने वाले थे तो उधर कोई बचाने वाले भी जाने थे। वाले भी थे, बिल्कुल। तो जी, एक तो ये बात। दूसरा ये है कि आपने अभी अर्ज किया कि आपके फादर साहब ने, आपके फैमिली ने 1974 तक उन लोगों की जो घरों की चाबियां संभाल के रखी और उनके कपड़ों को धूप में सर्दियों में लगाते थे। ये एक ऐसी बात है जो अपने आप में ही बहुत ही एक मार्वलस स्टोरी है जो कि हर किसी को जानने की जरूरत है। अब आते हैं करतारपुर साहब की तरफ। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जी।
वो लाखों लोग हिंदुस्तान में, सिख पंजाब से खासतौर से, वो आप जैसे लोगों को दुआएं देते होंगे कि एक ऑपरेशनल पोस्ट पे चढ़ के दूरबीन से वो हर साल बाबा नानक के करतारपुर दर्शन किया करते थे। आप जैसे लोगों ने गवर्नमेंट का भी साथ दिया, अपनी तरफ से भी सालों साल की कोशिशें हैं, उसका ये रिजल्ट है करतारपुर। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ सख्त बातें भी हो जाएं, यहां से अब सख्त बातों का दौर भी मैं समझता हूं करना जरूरी है। 29 ऑफ नवंबर 2018 को करतारपुर साहब की फाउंडेशन रखी गई। हमारे यहाँ से हरसिमरत कौर बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, बहुत सारे लोग गए। उसके बाद उसके एक साल बाद हमने देखा कि 550वां बाबा नानक का जन्मदिन का सेलिब्रेशन हुआ। दुनिया भर के अंदर इसकी बात हुई, पाकिस्तान की वाहवाही हुई। उससे पहले अगर हम जाएं, और ये बात आज मैं पहली मर्तबा किसी को बता रहा हूं, और विद अ हैवी हार्ट साजिद साहब, और वो इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि आपकी हुकूमत के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ में, आप उन लोगों को जानते हैं और ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से खदशात रहे हैं कि कहते हैं कि पाकिस्तान के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस दिन, जब हमारे पीएम मोदी साहब भी आए और जब इनॉग्रेशन हुई करतारपुर साहब की, उस स्पीच में अमरिंदर सिंह साहब ने बात कही थी कि हमने अपना मकसद लेकर यहां से उस पार जाना है, हमने जियारत करनी है, दर्शन करने के बाद, माथा टेकने के बाद हमने वापस आ जाना है। हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि हमारे मुल्क का जो है नाम खराब हो। 29 नवंबर 2018 को करतारपुर का इनॉग्रेशन हुआ। माफ करें, बात थोड़ी लंबी हो गई है, इसके बाद आपको पूरा मौका दूंगा मैं। उसके तकरीबन 5-6 रोज बाद मेरा पाकिस्तान जाना हुआ। 9 दिसंबर 2018 को मैं ननकाना साहब खुद गया हूं साजिद साहब। वहां जाकर मैंने ये देखा कि भिंडरनवाला के बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, राज करेगा खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद, और न जाने क्या क्या इस किस्म के पोस्टर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये ननकाना साहब कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। आप चाहें तो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकता हूं इसकी। तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि अरविंद, हजारों लोग आते हैं, जत्थेबंदियां आती हैं यहाँ पे हर साल। 1974 का हमारा अकॉर्ड है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर इंडिया से हर साल तकरीबन 10 से 20 जत्थेबंदियां जाती हैं। तो एक तरफ अमन की बात हो रही है, अमन का कॉरिडोर है, और दूसरी तरफ ननकाना साहब के अंदर खालिस्तान के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। इस पर एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। मुझे उस वक्त, मैं जब वापस होटल गया शाम को, तो कुछ मेरे अजीज बड़े दोस्त हैं, इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तानी सोसाइटी के जर्नलिस्ट, उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे ये बात कही तो दे वर शॉक्ड, उन्हें हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि जनरल जिया भारत गए थे 1987 में क्रिकेट डिप्लोमेसी टूर के तहत, और वहां जाकर वो ज्ञानी जैल सिंह साहब से मिले, हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त के। ज्ञानी जैल सिंह साहब को कहा कि जैल सिंह साहब, इधरली साइड भी पंजाबी रहंदे ने ते उधरली साइड भी पंजाबी रहंदे ने, आ लड़ाई झगड़े च कुछ नहीं रखिया, आओ मिलजुल के रहने आ पंजाब भी साडा है, वो पंजाब भी साडा है। ते उसका जवाब ज्ञानी जैल सिंह साहब ने यूं दिया कि जनरल साहब, आ तो नहीं हो सकता भी जनानी कुंड भी कड्डे ते अख भी मारे। उनका इशारा बड़ा साफ था कि आप एक तरफ पंजाब में टेररिज्म को सपोर्ट करें, और बाद में हमने देखा कि किस तरह से बेनजीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे वो लिस्ट जारी हुई पूरी, कौन कौन लोग थे। अब मैं आपकी तरफ आता हूं। पाकिस्तान को सिंसियरली इस कॉरिडोर को चलाना है, और उसके साथ साथ वो जो पीस का उनका प्रोसेस है उसको भी चलाना है। आप कैसे देखते हैं सारी बात को? आई एम श्योर आपने भी ननकाना साहब इन साल मैं इस मैटर को मैंने स्टडी किया, जिस मैटर की आप बात कर रहे हैं उसको स्टडी किया बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि बोथ कंट्रीज हैव फेल्ड अ डेमोक्रेसी, बोथ कंट्रीज। ह्यूमन राइट्स भी कोई नहीं है, वहां पे डेमोक्रेसी भी कोई नहीं है। सबसे बड़ा मसला एजुकेशन और करप्शन का है, दोनों साइडों पे। अब उसमें आप जिसकी बात कर रहे हैं, एक तो वो प्रबंधक कमेटी पे अगर उंगलियां करते हैं तो वो कहते हैं जी प्रबंधक कमेटी है वहां पे, वो चावला साहब थे उन्होंने लगा दिया, वो कुछ इस तरह की चीजें थी। मैंने उसको देखा था, एक साइन था, मुझे तस्वीर पे, मैंने भी उसको देखा, तस्वीर मुझे किसी ने भेजी कि एक साइन लगा हुआ था
वो छोटा सा था, वो भी उतरवा दिया गया था। ठीक। दूसरी साइड पे मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि देखिए करतारपुर बंद पड़ा है। आप इससे भी पहले मैं छोटी इससे इसके भी मैं बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल में इट वाज अ मिरेकल। करतारपुर क्या हुआ है जिस दिन वहां से पहला जत्था आया, वहां से पहले लोग बस पे आए, खान साहब ने रिसीव किया। करतारपुर से 20 मील आगे ओपन बॉर्डर पे शेलिंग हो रही थी, शूटिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। मेरे लिए, मैं उसको इस तरह डिस्क्राइब किया, मैंने कहा ये एक मिरेकल था, बाबा जी ने यहाँ पे भक्ति की है, यहीं से कंट्री डिवाइड हुआ था। आप तो कह रहे ननकाना साहब पे पोस्टर लगा हुआ था, मैं ये कहता हूं कि उस वक्त जिस दिन करतार साहब को खोला गया था, उससे 20 मील आगे कश्मीर बॉर्डर पे ओपन फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी। हालात ये है दोनों साइडों पे, ये एक साइड का नहीं है। अब मैं इंडिया को ब्लेम इसलिए नहीं करता, इंडिया का ट्रस्ट फैक्टर है। अब ट्रस्ट फैक्टर में आके पाकिस्तान को मैं ब्लेम इसलिए करूंगा कि उतना इतना अरसा, जिस तरीके से वो ज्ञानी सहन, मैं उनसे एग्री करूंगा कि कोड भी कटे थे, आंख भी मारे, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि यू हैव टू टेक द स्टेप्स टुवर्ड्स द ट्रस्ट फैक्टर। जब आप इतना अरसा एक चीज को प्रमोट करते हैं, आप इतना अरसा, मैंने, लेकिन एक बात बताऊं, मेरी नजर में, और मैं, आई कैन बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है, क्योंकि मैं, देखे ना, सबसे पहले तो बात ये है अरविंद जी कि मैं उस कंट्री को छोड़ के यहां क्यों आके बैठा हूं। मैं महाजर होके वहां से यहाँ आया हूं। आई एम रिजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे पास मैं आई एम सन ऑफ, आई एम थर्ड जनरेशन लॉयर। मैं पाकिस्तान से पैसा लाके यहाँ कारोबार किया, अभी भी मेरी पाकिस्तान से काफी इनकम आती है। और इन चीजों के बावजूद मुझसे मेरे बच्चे कई दफा पूछते हैं कि डैडी हाउ कम यू केम हियर। Most of the Pakistanis, they come here for opportunities, but my mother was a headmistress in Mandi Bahauddin. My father was a very successful lawyer, went to law school in 50s. लेकिन एक जवाब देता हूं उनको, I am a political refugee. I'm a reject of Pakistan. मैं आज अपनी यहां से बैचलर, 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेके पाकिस्तान जाऊं, मुझे चपड़ासी कोई ना रखे वहां उस मुल्क में। ये हालात है उस पाकिस्तान पे। इन गिवन सर्कमस्टांसेस में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अमन की आशा लेके आपकी तरफ जाएंगे। अब मैं आपको दूसरी मिसाल बताता हूं आपको। देखिए आज खान साहब ने पूरे मुल्क को एक मॉडल दिया है, वो रियासत मदीना है। मदीना की रियासत के हालात पिछले हफ्ते के क्या हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने जाके पाकिस्तान में सर्वे किया, पाकिस्तान 124वें नंबर से हटके 126वें में चला गया। आपका नंबर इंडिया में भी बहुत ज्यादा करप्शन है, लेकिन आपका नंबर 89 है। पाकिस्तान का मैच किसके साथ है? नाइजर के साथ है। रवांडा एक डेवलपिंग द मोस्ट, एक दूसरे की उंगलियां काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, 49 नंबर उसका करप्शन में। मैं कई दफा पाकिस्तानी चैनल्स पे कह चुका हूं उनको कि आप कोरोना से बच जाएंगे, आप करप्शन से नहीं बचेंगे। इस वक्त तक, अभी तक, आज की डेट तक 73 साल की ब्लीडिंग ना रुकी है। देखें, अब जब आप एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं तो उसके इलाज से पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है, इलाज बाद में शुरू होता है। पेन सफरिंग बाद में रोकी जाती है, पहले ब्लीडिंग रोकते हैं। हमारी ब्लीडिंग नहीं रोक रही 73 साल से। कंट्री चाइना को बेचती है, एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे न्यूयॉर्क और लंदन में पढ़ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जितने करप्ट। आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा, हमारे 4 सूबे, आपके कितने, आपके 26 से 25, आपके साइज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के करप्शन का पैसा स्विट्जरलैंड में आपसे ज्यादा है, आपको पता है इसके बात। इन सर्कमस्टांसेस में जब हमारा पाकिस्तान का हर डिसीजन करप्शन बेस है, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जब आपका हर फैसला करप्शन डॉलर के पीछे है, तो आप इन हालात में आप कहते हैं कि हम वहां पे आपको आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। मैं छोटी सी बात आपको उसको मैं कहता हूं आपके रिलेशनशिप को एक साइड पे 1 मिनट के लिए रख देते हैं। कश्मीर के ऊपर जाके हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि आई विल बिकम अ कश्मीर एम्बेसडर। कितने मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट है उनके साथ? ना, जीरो। फैटफ के ऊपर अफगानिस्तान ने उनके खिलाफ वोट डाला है। सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप इनके खराब है। आपसे किस तरह ठीक हो जाएंगे रिलेशनशिप उनके? देखिए, जब आप और मैं आलिलान कह चुका हूं कई चैनल्स पे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। वो पहले चाहते थे आज तक कि वो चीफ मिनिस्टर बने, आज वो -1 फार्मूले का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि इमरान खान के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। वो आपके साथ रिलेशनशिप क्यों बनाएंगे जब उनकी प्रायोरिटी नहीं है? नेशनलिज्म इज द थिंग। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मोदी साहब को किस तरह से देखते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं को एक साथ लाना, एक झंडे के नीचे लाना बड़ा मुश्किल काम है,
और वो काम इमरान खान साहब भी कर सकते थे। आप दोनों को कंपेयर किस तरह से करते हैं? पाकिस्तान में भी खान साहब एक नेशनलिज्म लेकर आए नहीं, हैं। नहीं उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त ये जो मोदी साहब का हुआ है, उसके आप एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट उसको मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। एक तो नेशनलिस्ट मूवमेंट, इट वाज इंटरनेशनल फिनोमेना। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए, मैक्रा ब्रेक्सिट हुआ, मैक्रा साहब आए फ्रांस में, अरब स्प्रिंग चली, उसके बाद आप मोदी साहब आए वहां पे, उसके बाद खान साहब भी समहाउ, लेकिन खान साहब के पास 100% कंट्रोल नहीं है। खान साहब अब पूरा डिसीजन ले नहीं पाते। खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट मजाक कर रही है। आप उसकी मिसाल देखनी है तो आप ब्यूरोक्रेसी का मजाक देखें, पंजाब में कितने हमारे आईजीज और कितने सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, 25 से 30 चेंज हो चुके हैं। और रियासत मदीना की कैबिनेट का साइज आप देखें। दूसरा, तीसरा आप देखें कि उसकी कैबिनेट में सारे ब्रिटिश और अमेरिकन सिटीजन है। 35-36 ऐसे पीएम हैं, उसके मैं कभी-कभार सोचता हूँ कि वो क्या एडवाइस देते हैं प्राइम नहीं, मिनिस्टर उनका साहब। उनका कोई उनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, उनके पास सिर्फ एक, और खान साहब अकेले नहीं है। हमारी सियासत में हमारे जो भी मिनिस्टर कैबिनेट आते हैं, आधी कैबिनेट इंग्लैंड और अमेरिका की होती है, और उनकी खूबी क्या होती है, वो सिर्फ इनको एयरपोर्टों में रिसीव करते हैं, खाने खिलाते हैं और मौजें कराते हैं और गाड़ियां चलाते हैं उनकी यहाँ पे, और उनको मिनिस्ट्रियां हाथ में पकड़ा दी जाती है। दिस इज द क्वालिफिकेशन। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने किसी की डिग्रियां रखी जाए, उनकी स्पेशलिटीज बताई जाए कि ये लोग, इन लोगों के पोर्टफोलियोज किस तरह तकसीम हुए। आप उसकी बात कर रहे हैं, अभी सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, मैंने आपको बताऊं किस तरह उनके अपने डॉक्टरों को, अपने स्किन स्पेशलिस्ट को सेनेटर बनाया जा रहा है, जिन्होंने बाल ट्रांसप्लांट किए उनको सेनेटर बनाया जा रहा है। हमारी क्वालिफिकेशन ये है, आपके साथ रिलेशनशिप हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टी है, न्यूयॉर्क की, और कंट्री बेचेंगे चाइना के सामने। चाइना के साथ और टर्की के साथ रिलेशनशिप का सिर्फ एक वजह है, किकबैक्स, क्योंकि दोनों कंट्रीज के खून में करप्शन शामिल है। चाइनीज कल्चर में उनके करप्शन इज पार्ट ऑफ द कल्चर। आप मुझे ये बताएं कि ये चाइना, पाकिस्तानी हर चैनल सुबह शाम चाइना के गीत गा रहा है, और ये चाहते क्या है, सुनाते क्या है कौम को? वो सुनाते ये है कि चाइना कश्मीर छीनेगा इंडिया से और हमारी झोली में डाल देगा। कभी इस तरह भी हुआ है? कभी इट इज पॉसिबल? चाइना जो काम करता है उसके पीछे फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। आज तक चाइना अपने, मुझे मेरा एक क्वेश्चन मार्क, ओपन क्वेश्चन मार्क, चाइना की फॉरेन पॉलिसी के लिए कोई एक भी सोल्जर बताएं जो किसी फॉरेन सॉइल पे जंग लड़ रहा हो। चाइना की कितनी बेसिस हैं दुनिया में बाहर? सिर्फ एक एक है, देश है, जिबूती में। जिबूती में। बस। बिल्कुल। आज तक मुझे ये बताएं, चाइना ने आज तक किसी कंट्री के साथ जंग लड़ी हो? नहीं। कोई आप, ये मेरा एक क्वेश्चन मार्क कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते वो। नहीं, मेरे थोड़ा खत्म करेंगे। आप मुझे ये बताएं, चाइना अफोर्ड कर सकता है इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना? नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान किस खुशफहमी में मुब्तला है? लेकिन खुशफहमी मुब्तला नहीं है, डॉलर में मुब्तला है। वहां से किकबैक्स आ रहे हैं और सारे दुबई और लंदन और इंग्लैंड जा रहे हैं। आई जो सबसे बड़ी बात है, सी पैक इज अ काउ फॉर पाकिस्तान। और मैं इनको मैंने 1000 दफा बताया कि इसको कहते हैं प्रेडेटरी लैंडिंग। उन्होंने श्रीलंका के साथ किया है हाथ, उनकी बंदरगाह ले ली उन्होंने, लेकिन ये सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि करप्शन है ना। जब टारगेट ये हो कि मैं दिहाड़ी लगा के भाग जाऊं लंदन और दुबई या अमेरिका आ जाऊं, तो उस वक्त आप क्यों सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में? क्यों सोचेंगे आप? मैं जब ये बात करता हूं, मुझे मेरे मेरे खिलाफ आते हैं, लेकिन उसकी वजह है कि मैं ये समझता हूं कि हक की बात हक है। मेरा मेरा कोई मेरा आई डोंट हैव नो, मैं आई एम अ वेरी नेशनलिस्ट पाकिस्तानी, आई एम अ वेरी नेशनलिस्ट अमेरिकन, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अब दिस इज द नीड। उस खित्ते की जरूरत है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे हो, बल्कि ट्रेड हो इनकी दोनों कंट्रीज के आपस में, बड़ी तब अच्छी वहां बात पे धूप आपने कही। निकलेगी। तब अच्छा, मैं उसमें आ रहा था मोदी साहब पे। हुँ, बात ये हुँ। थी कि ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो सारी ऑलमोस्ट सारी गिर पड़ी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में, और ये एक दूसरा प्रिंसिपल है इसका पॉलिटिकल साइंस का, कि जब भी आप एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो बड़ा बुरे तरीके से रिटेलिएट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने इबरत का निशान बना दिया यहाँ पे। मोदी साहब, मैं उनकी मूवमेंट को कामयाब करार दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो आपके इंडिया की जरूरियात क्या है? इतना बड़ा कंट्री है और इतनी ज्यादा वहां पे जमहूरी पार्टियां हैं आपकी, डेमोक्रेटिक पार्टीज। वहां पे हमेशा, या मेरे ख्याल में, एक पार्टी को जो इक्तदार होता है वो उसको वो ना वो डिलीवर कर पाती है। पहले वैसे तो मखलूत जिसको आप कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट्स, पहले तो वो भी कमजोर होती हैं, लेकिन एक पार्टी के पास जब इतनी पावर आ जाती है, वो ओवरऑल दे स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं जिस तरीके से मैंने आपको पहले अर्ज किया आपको कि पाकिस्तान को सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं थी, आपकी जरूरत है सेकुलरिज्म।
आपके अंदर इतनी जबानें बोली जाती है, इतने डिफरेंट कल्चर है कि आपके अभी तक तो सोशलिस्ट पार्टीज है कई स्टेटों में। केरला के अंदर तो आपकी सोशलिस्ट पार्टी है और कई ऐसी जगह है जहां पे ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जिनका मैंने आज तक नाम नहीं सुना था पहले। तो इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस एक पार्टी को इतनी पावर दे देनी और फिर ये समझना कि सारे इसके साथ इकट्ठे चलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उसमें वो ठीक दूसरी है। बात, जी जी, उसमें अब दूसरी मैं बात ये कह रहा था कि खासकर एक जो चीज है जो जो मेरे ख्याल में इट वाज नॉट राइट, वो मैं एक मेरा बहुत फेवरेट मैं बल्कि उनका शेर एक पढ़ना चाहूंगा। राहत अंदौरी साहब थे, अपना इंदौर से, बड़े अब फौत हो गए बिल्कुल बेचारे। जी। तो उनका एक शेर था, तो वो उन्होंने बड़ा बड़ा प्यार से उन्होंने कहा, उन्होंने कहा सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। चुनाव है क्या? तो पाकिस्तान में हमेशा इंडिया का खौफ बिठा के हुकूमतें की जाती है, इंडिया का खौफ बिठा के मार्शल लॉ लगाए गए। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया पे कश्मीर और पाकिस्तान को चला के वहां पे गवर्नमेंटें बनाई जाती, बल्कि मोदी साहब उसकी थोड़ी सी एक्सट्रीम पर गए कि मोदी साहब ने वार को भी यूज किया फॉर द इलेक्शन। ये मेरे ख्याल में फॉर मैसेज इज नॉट गुड। तो ये मैं इस ठीक है। चीज को कहूंगा, वरना देखिए, वरना उसमें अब देखिए, छोटी सी मैं बात करता हूं, अगर मुझसे पूछा जाए एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, मैंने उनकी मूवमेंट को बड़ी डिटेल से पढ़ा। इसमें कोई हर्ज नहीं था कि गवर्नमेंट गोज टू द बैक फुट और रीनिगोशिएट कर लेते, बजाय कि इस मूवमेंट को एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बना दिया जाए और पूरी दुनिया में उसको, मेरा मकसद है कि एक पूरी दुनिया में एक छोटा एक मसला ना होने के बराबर था मेरे ख्याल में। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त इज इंटरनेशनल इशू। लोग वो जो चाहे उसको खालिस्तानी घुस गए हैं और उसमें कुछ घुस गए हैं, उसमें अब आज मैंने अगले दिन मैं देख रहा था जयपुर में ऊंटों के ऊपर किसान आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इज नॉट गुड, इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री। मेरे ख्याल में चाहिए था कि कोई एक ऐसा पैनल सा बना के या कुछ चीजें रीनिगोशिएट करके इन चीजों को उठाया जाता, इन लोगों को वहां से उठाया जाता। तो ये, लेकिन ये कि डेमोक्रेसी में स्टिफनेस नहीं होती मेरे ख्याल में, और उन चीजों में मोदी साहब इज बिहाइंड इन दैट। मेरे ख्याल में चाहिए कि थोड़ा नरमी का करें उसमें, उसमें करें, और माइनॉरिटीज को खासकर जो था वो, अगर उनको भी कुछ जिस तरह के अगर तहफ़्फ़ुज़ात है तो दूर किए जाएं, वरना। और दूसरा ये है कि देखें, मैं चाइना की जिस तरह मैं बात कर रहा था, लेकिन एक बात उनकी बड़ी खास मैं पसंद है मुझे, उन्होंने वार आज तक नहीं की कोई किसी मुल्क, इसी वजह से फाइनेंशियली तरक्की कर गए। वार उनके एजेंडे में शामिल ही नहीं था। 50 साल वो सर नीचे करके सिर्फ चीजों को डुप्लीकेट करते रहे हैं, अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट करते रहे हैं, आईफोन की कॉपियां करते रहे हैं, और वो तरक्की कर गए हैं। सिर्फ उनका सीक्रेट यही था कि उन्होंने जंगें नहीं छेड़ी। तो भूख खत्म करने के लिए किसी मुल्क के लिए जरूरी होता है कि वो बजाय पैसे से असला खरीदने के वो कुछ खरीदे। लेकिन उसमें मैं आई विश के पाकिस्तान हैज वर्क ऑन दिस इशू इंस्टेड ऑफ वॉर। लेकिन पाकिस्तान, मेरे ख्याल में, जिस तरह मैंने अगले दिन एक छोटा सा मजाक कहीं से पढ़ा, उसने कहा जिस मुल्क का सबसे बड़ा बिकने वाले अखबार का नाम ही जंग हो, तो आप उसमें देखें कि उनके हालात क्या होंगे। हमारे तो पाकिस्तान में आपको पता है, जंग न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन। पूरा तो ग्रुप है जी। फिल्म जंग ग्रुप है। तो सर उसमें आई विश के दोनों साइड पाकिस्तान ऐसे स्टेप्स ले जिसमें इंडिया को एतमाद आ सके, उनका एतबार बन सके कि इन लोगों के साथ बातचीत की जाए। और दूसरी साइड पे मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि वो भी कोई ऐसे बेबी स्टेप्स लें। मैं ये नहीं कहता कि यकलफ हर चीज को उल्टा सीधा कर दें, कोई ऐसे बेबी स्टेप्स लें जिसमें बात, मेरे ख्याल में मोदी साहब का स्टार्ट अच्छा था, नवाज शरीफ साहब के घर आए मिलने। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए था नेक्स्ट लेवल पे जाए वो। लेकिन जिस तरह मैंने बताया ना कि हमारे पाकिस्तान में डिसीजन होते हैं अवाम के फायदे के बेस पे नहीं होते, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के फायदे के बेस पे डिसीजन होते हैं। उनको सूट नहीं कर रहा होगा इंडिया के साथ अच्छा चलना, उनका सूट कर रहा होगा कि असला बाय किया जाए बाहर से, उनको ये सूट कर रहा होगा कमीशनें कायम। देखिए ना, मेरी छोटी सी एक मिसाल है जो सबको चुभती है वहां पे, हमारी पाकिस्तान की लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें बना रही है, हमारी सड़कें कोरिया और चाइना बना रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो अक्सर ये बात जो है हर आदमी सोचता है, मैंने भी पाकिस्तान में देखा कि ये चाइनीज़ कंपनीज़ को टेंडर दिए हुए हैं कि वो कराची का कचरा उठाए। मैं सोच लाहौर रहा का था चाइनीज़ नहीं, आप बगैर कराची सर, लाहौर का कचरा टर्कश उठाते हैं आके, और उनसे टोटल उनके पीछे किक बैक्स के अलावा मुझे एक चीज बता दें उसके पीछे कुछ भी, एक चीज। देखिए, मैं कई दफा, कसम से, मैं ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं हम पाकिस्तानी भाषा, मैं कई दफा खून के आंसू रोता हूं यार, कि 73 साल हो गए यार, 73 साल, अनफ इज अनफ। इनके मुझे मुझे किसी ने पूछा था, मुझे हमारे एक बड़े अच्छे एंकर थे, वो यहाँ आए इलेक्शन कवरेज पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार व्हाट इज योर प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट।
मैं कहा माई प्रायोरिटी इज माई लेगेसी, कि मैं दुनिया में जाऊंगा तो क्या यादें छोड़ के जाऊंगा, यहाँ पे लोग मुझे किस तरह याद करेंगे। अब मुझे ये बताएं, मुझे मेरा माई प्रायोरिटी इज नॉट पैसा। मेरी समझ में नहीं आती इन लोगों के बिलियंस लूटे इन्होंने, इनके पेट ही नहीं भर रहे। पैसा कहां लेके जाओगे भाई? एक दिन चले जाना, खाली हाथ जाना तुम लोगों ने। कुछ करके जाओ, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स बना के जाओ, कोई स्कूल बना के जाओ। नहीं, वहां तो नहीं उस साइड। खैर पाकिस्तान में तो लोगों को पढ़ाना चाहते नहीं है, वो पढ़ाएंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। सच पता लग जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है जी। और अगर अंग्रेजी में लिखी जाती है, कुछ हद तक आप सच डॉन में या दूसरे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी की हद तक ही है। असल में सच उर्दू में लिखिए तब मैं उसको सच मानूंगा, क्योंकि आवाम जो है वो उर्दू पढ़ती। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, उनका एक आर्टिकल छपा फ्राइडे टाइम्स में और कश्मीर को लेकर, तो 5 अगस्त 2019 के वाकये के बाद। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप बड़ा अच्छा आपने आर्टिकल लिखा है जी, और ये तो आपके तमाम उर्दू न्यूज़पेपर्स में भी जाना चाहिए ताकि कौम को सच तो पता लगे। उसमें बहुत सारी बातें थी कि जी इंडिया मसलन अखंड भारत बनाना चाहता है, ये भी बड़ा एक झूठ फैलाया जाता है। तो उसमें उन्होंने मोदी साहब की स्टेटमेंट बताई 2011 की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। ऐसा करने का मतलब तो ये हो गया कि हम मुसलमानों को यहाँ पे जो है माइनॉरिटी से उठा के बराबरी में लाएंगे, वो हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, और वैसे भी आपका मानना है कि एक मुसलमान 10 के बराबर है, तो व्हाई वुड वी डू दैट? ठीक है। इसका बड़ा चर्चा करते हैं कि वो घर वापसी मूवमेंट हो रही है, नेपाल को टेक ओवर करना चाहते हैं, बर्मा को टेक ओवर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को टेक ओवर। ये फिर अल्टीमेटली ये तो फिर एक देखिए प्रोपोगंडा भी तो करना होता है ना, इन्होंने इनकी भी तो रोटियां चलनी होती हैं इन्हीं चीजों पे। लेकिन ये कि जाती तौर पे अगर मुझसे पूछे तो झगड़ा किसी हक में नहीं है। अगर बैठ के कंसेंसस पे आके चीजें करें, मेरे ख्याल में इससे बेहतर और चीज कोई नहीं है। लेकिन मैं उसमें बिल्कुल इंडिया को ये नहीं ब्लेम करूंगा, बिल्कुल नहीं ब्लेम करूंगा कि इंडिया ट्रस्ट फैक्टर स्टेप्स लेने चाहिए, दोनों साइडों से होने चाहिए स्टेप्स। और जिस तरीका से पाकिस्तान की हिस्ट्री थी पीछे, उसमें आई कैंट ब्लेम इंडिया के उनका ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर था ही नहीं। देखिए हम लोगों ने सर उसमें उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आप देखें ना। विल गेट टू दैट। सोशल मीडिया का जो फायदा ये होता है कि हमारे ऊपर कोई टेलीविजन कमर्शियल्स का या किसी और का कोई पाबंदी नहीं होती। यहाँ इंसान दिल खोल कर अपनी बात कर सकता है, और वो आवाज जो है करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, चाहे छोटे छोटे क्लिपिंग्स में क्यों ना पहुंचती हो। अच्छा तारड़ साहब, आपने बहुत सारी बातें की है, आपने मोदी साहब का बताया और किस तरह से किसान मूवमेंट चल रही है, आपने ये बताया कि माइनॉरिटीज को लेकर आपके कंसर्न्स हैं, और जो आपकी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये है कि आपने इंडिया की बात हो या पाकिस्तान की बात हो, आपने अनपॉपुलर बातें कही हैं। और अनपॉपुलर बात जो कहता है सच वही होता है। पॉपुलर बात कहकर कोई मजहबी नारा लगाकर सियासतदान तो आप बन सकते हैं, मगर आप डिलीवर कभी नहीं कर सकते। डिलीवर करने के लिए अनपॉपुलर बातें करना बहुत जरूरी है। तो आई एम ग्लैड आपने बड़ी एक आला सोच का जो है यहाँ पे मुजाहरा किया है। मैं चाहता हूं कि एक हमारी तरफ से कंसर्न है माइनॉरिटी को लेकर, और मैं जब भी बात कर रहा हूं हमारी तरफ से, तो ये इंडिया के 100 करोड़ हिंदुओं का ये कहना है। वो ये कहते हैं कि हम 1000 साल साथ में रहे, तो आगे भी अगर रह लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 साल भी तो रहते आए हैं। इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान हमने बड़ा अच्छा दौर देखा है हमारे मुल्क में। हमने साथ साथ में जो वक्त बिताया है वो इतना बुरा नहीं रहा। जो मुल्क बना ही मजहब के नाम पर, वहां तो गुंजाइश ही नहीं थी कि मजहबी फसादात हों। और जो मुल्क माइनॉरिटीज के कंसर्न्स के लिए बना हो, उसे तो ये चाहिए कि वो माइनॉरिटीज के लिए रोल मॉडल बनकर आए। ठीक है जी। तो खैर हमारा ये कहना है, मोदी साहब चाहते हैं कि एक मुल्क के अंदर 2 सिविल लॉ नहीं हो सकते हैं, और वो ये चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों ने जो 1950 में कह दिया था कि हम ये आपके मॉडर्न लॉ को नहीं मानते, जिसको हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सारे मानते हैं। आप अमेरिका में रहते हैं, वहां भी एक ही सिविल लॉ है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। इस इंडिया के मेजोरिटी का ये मानना है कि अगर मुसलमानों को आज हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड में ना लेकर आए, और अगर इनकी जाती जिंदगी यूं ही शरीयत के मुताबिक चलती रही, जहां पर हमारी सिविल सोसाइटी का उन पे कोई ग्रिप नहीं है, ना वो इंटीग्रेशन के लिए कोई आगे अच्छी सूरत हाल बन सकती है। मौलवी ने हर चीज जो हमारी गंगा जमुना तहजीब की अलामत थी, उसकी जड़ें काट दी।
शादियों में हमारे शिरकत होना, त्योहारों में आना, वो सब उन्होंने कह दिया ये हराम है, ये हलाल है, ज़िंदगी हराम हलाल में ही कर दी है। अब मोदी साहब भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2018 में 15th ऑफ अगस्त को ये कहा कि मैं चाहता हूँ डिस्कशन शुरू हो जाए इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। एक मुल्क में 2 आईन नहीं हो सकते। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मोदी साहब चाहते हैं कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और तमाम लोगों के लिए एक ही आईन हो और वो सब उसका जो है पालन करें, उसको मानें, तो उसमें गलत क्या है? मुसलमानों को हमारे मुल्क में अब ये एक आम बात बन गई है हिंदुस्तान में और लोग कहते हैं कि इंडिया सेक्युलर इसलिए है क्योंकि हिंदू सेक्युलर है, क्योंकि मुसलमानों की कोई सेक्युलरिज्म में दिलचस्पी है ही नहीं। अगर इनकी दिलचस्पी होती तो राइट फ्रॉम डे वन जब इन्हें पता था कि इंडिया किस सिमत में जाएगा आजादी के बाद, तो इन्हें चाहिए था कि पहले दिन से ही ये जो हमारा मॉडर्न लॉ है उसको कबूल कर लेते। आफ्टर ऑल बाकी सारी कम्युनिटीज ने भी तो कबूल किया ही है। देखिए, उसमें मैं जिस तरह आपको मैं पहले अर्ज कर रहा था कि एक तो दो चीजें मुसलमानों के बारे में, अगर ये खुद वो कहते हैं कि वी आर लिविंग इन दैट, वी आर लॉयल टू इंडिया, वी आर लॉयल टू इंडियन, तो दे हैव टू वर्क विद देम। और दूसरी साइड से मैं समझता हूँ कि मोदी साहब को चाहिए कि उनका कंसेंसस, और अगर उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है और उनके लॉज या उनके किसी चीज की रिस्पेक्टेबल चीज करनी पड़े, मेरे ख्याल दे बोथ पार्टीज शुड कम टू द कंसेंसस और कम टू द मिडिल ग्राउंड। लेकिन मेरे ख्याल में अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस मोदी साहब के लिए इस वक्त किसान आंदोलन जो है इज अ ह्यूज इशू। आई थिंक ही शुड वेट टू टैकल दैट वन एंड सेकंड, वो दूसरा पिटारा खोल देंगे तो वो अब इंटरनल वहां क्या इशू नहीं, बनेंगे अभी तो नहीं बिल्कुल, बट इन द लॉन्ग रन इन द लॉन्ग साल रन। दो साल मेरे बाद। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से कम टू द सेंसस, कम टू द मिडिल ग्राउंड, दिस इज ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन। भारत के मुसलमानों के लिए आपका क्या इसमें आपका सुझाव होगा, योर सजेशन टू देम, कि इट्स अबाउट टाइम कि वो इंडियन वैल्यूज को, इस मुल्क के आइन को थोड़ी सी उसको रिस्पेक्ट दें और उसको एक्सेप्ट करें? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इंडिया के सेकुलरिज्म का इतना बड़ा फैन था कि मैं जब इंडिया पहली दफा गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सारे दे हैड अ प्राइड इन इट वर्किंग टुगेदर। आज इट इज नॉट देयर। आई एम सरप्राइज, इज शॉकिंग टू मी। लेकिन मेरे ख्याल में कि मुसलमान अगर वहां रहते हैं उनको चाहिए कि एक तो वो भी अपने बेबी स्टेप्स ले, हिस्सा बनने की कोशिश करें। दूसरी तरफ से मैं जो मेजॉरिटी है उनको भी कहूंगा कि शो देयर कंपैशन, to show their willingness to come to the middle grounds. This is what the beauty of democracy is, to come to the consensus, and whatever works for them I think they should work. देखिए, आप एक कानून तो सब पे इन्फोर्स करना, वो कहते हैं ना कि ये तो वो हमारे पीछे एक मजाक होता था, वो एक कहते फांसी का गला जिसके गले में फिट आ जाए तो उसको फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन कंसेंसस पे चले ना, उसको देखें। अब मैं जिस तरह मैंने आपको पहले, मेरी ओपिनियन में ये था कि जो इस वक्त किसान बैठे हैं बेचारे, कई मर रहे हैं, उनमें पानी उनको डाला जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता इंटरनल प्रॉब्लम है उनका इंडिया का, लेकिन अगर मुझसे अगर मेरी ओपिनियन ये पूछी जाए तो मैं कहता हूं कि इट्स नॉट अ बिग इशू। दोनों पार्टियों को बिठा के बात करें। अब मैं एक और भी उसमें मजाक करता हूं, मैंने अगले दिन कहा एक साइड पे बड़ी स्टिफनेस है, वो किसान आते हैं, वो कहते हैं जी सिर्फ हमारे पास हाँ में जवाब देना है या ना में जवाब देना है, मिडिल ग्राउंड पे नहीं आ रहे, ना गवर्नमेंट मिडिल ग्राउंड पे आ रही है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट किसानों ने को नहीं कर रहा, 12 राउंड ऑफ टॉक्स किए हैं। कुछ भी नहीं है, दोनों साइडों पे यही चल रहा है। ये मसले डेवलपिंग कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये रहने ही रहने हैं, इनको खत्म नहीं किया जा सकता तब तक जब तक एजुकेशन, नेशनलिज्म नहीं होगा। ये चीजें खत्म होती है तालीम से, शऊर से और नेशनलिज्म से। और वो मैं समझता हूं कि इंडिया में तो एक चले पॉलिटिकल एक्सरसाइज रही है, अलमिया तो हमारे साथ है। अब देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। एक रिसेंट अभी एक मजाक किया जा रहा है कि अमेरिका में कोई पाकिस्तानी इंटरेस्टेड नहीं है डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी में, वो इंटरेस्टेड है हर शहर में दो दो ग्रुप बने हुए, पीटीआई के दो दो लोग ग्रुप बने हैं मुस्लिम लीग के। अब बल्कि उन्होंने ये किया एक बैक स्टैबिंग की कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन है उनको पाकिस्तान में वोटिंग राइट दे के गवर्नमेंट में आने की ऑफर कर रहे हैं। तो जो पहले 30% 40% कैबिनेट होती थी अमेरिकन ब्रिटिश, अब वो ऑलमोस्ट जाके 60-70% होगी। यहाँ हमारे आने वाले दिनों में कोई पाकिस्तानी लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा। वर्सेस मैं ये भी उनको बता चुका हूं कि इंडियन डायस्पोरा is the biggest threat to the Pakistan in the future if this is what they are listening. अब मैं बताना ये चाहूंगा आपको, आपके व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के स्पीच राइटर भी इंडियन, उनके मीडिया इंचार्ज भी इंडियन। नीरा टंडन इज इन चार्ज ऑफ $4 ट्रिलियन।
यहाँ पे मेरा मतलब 20 की पॉलिसी मेकिंग जो अपॉइंटमेंट्स हैं दे आर इंडियन अमेरिकन। तो मेरा मसा हमारा तो अगर आप सोचें तो वो कंपैरिजन नहीं है उन चीजों में। लेकिन अब देखे देखे हमारा कोई सुनने वाला सोचने वाला हो तब मैंने कोशिश की कई दफा, ये नहीं कि मैंने बताया नहीं है। मेरा मेरा टोटल उसमें अरविंद जी मेरी टोटल बाय फ्यूचर बिलोंग टू अमेरिका। आई केम हियर फॉर गुड। मैं मेरा यहां से जाने का इरादा नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे बल्कि आप ये कहें, लेकिन कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, इंडिया के हालात बेहतर हों। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं स्टोरियां सुनता हूं अभी 1947 की, तो अभी दिल दुखता है। अभी तक मेरे लिए मेरे जख्म जिंदा हैं। और मैं एक और आपके देखने वालों को इस आखिरी नोट पे ये बताना चाहूंगा कि कुरेक्शन, हीलिंग शुरू होती है एडमिशन से। आप एडमिट करेंगे ये चीजें गलत होंगी और अब दोबारा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर हीलिंग शुरू होती है। और उस पे हमने अभी तक 1947 के जख्मों को हील ही नहीं किया, हमने एडमिट ही नहीं किया कि ज्यादती हुई। ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही है जी। इस पर तो मैं समझता हूँ एक पूरा एक प्रोग्राम चाहिए जिसमें कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का कोई मिशन बैठे और वो ये देखे। कभी-कभार 70 साल, 100 साल बाद भी अगर आपको लोगों को इंसाफ देना पड़े तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। वो आप ये देखें ना, वो कनाडा में जो एक दफा जहाज मैंने डूबा, 100 कोशिश की, साल बाद माफी मांगी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसकी। मेरे एक टीचर पंजाब में गवर्नर बन गए तो पिछले दौर में, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मेरी ख्वाहिश होगी कि बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे एक जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, जो लोग यहाँ पे मरे थे, उनकी यादगार के लिए कुछ वहां पे किया जाए, एक स्टैचू बनाया जाए या कोई ऐसी यादगार बनाई जाए। देखिए हॉलीकॉस्ट पे लोग करते हैं, अभी तक दुनिया में बन रहे हैं। ये एक इंडियन पाकिस्तानी हॉलोकॉस्ट था। ये ट्रेनों पे मार दिए लोग इतना। लेट मी टेल यू, आपकी मैं जानकारी के लिए ये बता दूं साहब, ये तजवीज मैंने भी दी थी लाहौर के अंदर कि अमृतसर में पार्टीशन म्यूजियम खुला है हाँ, अभी हाल ही में 2 साल पहले ही। हाँ, मैंने वो म्यूजियम विजिट किया है एंड आई वुड रेकमेंड कि आप अगली बार जाएं तो पार्टीशन म्यूजियम को अमृतसर में देखें एट द वेरी प्राइम लोकेशन, जलियांवाला बाग से बिल्कुल। हरमिंदर साहब से बस आप समझ लें कि वो विद इन वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 3-4 मिनट की दूरी I पे। would love to go there. I would love to. आप और हम खोलेंगे अगर पाकिस्तान में। इस दफा मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। मैं आई विल टेक दिस आइडिया विद मी। आई थिंक इट इज वंडरफुल आइडिया। मेरा मॉन्यूमेंट का मेरा प्रोग्राम था वाघा बॉर्डर पे, लेकिन मैं कहूंगा उनसे कि कोशिश करके कि इससे लार्जर एक स्टेप लें, इसको भी वहां म्यूजियम बनाएं, लोगों को बताएं कि किस किस्म के मजालम हुए थे। और ये फाइटिंग नफरतें सोल्यूशन नहीं है अरविंद जी। फर्क मोहब्बत है साजिद साहब, बहुत बड़ा फर्क है। बहुत। फर्क ये है कि जब ये तजवीज दी वहां पर तो उसका जवाब जानते हैं मुझे क्या मिला? क्या जवाब था? जवाब, यूल एज अ पंजाबी, एज अ सन ऑफ अ सॉइल यार, यूल बी एम्बेरस टू नो कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि अरविंद बेटा देखो बात ऐसी है हाँ, कि आप देखते हैं पार्टीशन को एक अफसोसनाक वाकये के तौर पे, इसलिए आपने पार्टीशन म्यूजियम बनाया है। हमारे लिए पार्टीशन एक सेलिब्रेशन है, तो अगर वो ना हुआ होता तो पाकिस्तान वजूद में ना आता। नहीं, ये तो फिर किसी ने एग्जैजुरेट किया है। नहीं देखिए नहीं, मेरे, ये हाँ, रियासती बयानिया यही है जी। मैंने किया होगा। मैं नहीं कह रहा कि नहीं किया होगा, लेकिन गलत अप्रोच है। क्योंकि उसकी ये मैं अप्रोच आप अप्रोच खुद देख लें, पार्टीशन को जिस तरह से हिंदुस्तान में याद किया जाता है, क्या पाकिस्तान में याद किया जाता है वैसे? मैं जाती तौर पर बताऊं, मैं मेरे प्रोग्राम के अर्ली पोर्शन में देखें, मैंने आपको कहा था मैं 14 अगस्त की स्टोरियां सुन के अंदर जाके बैठ के रोता था मैं। हालांकि मैं माइग्रेटी नहीं हूं। आई एम नॉट अ सन ऑफ माइग्रेटीज। मैं रोता हूं आज भी। मैं बता रहा हूं ना, अगर गवर्नमेंट का कोई बंदा, अगर गवर्नमेंट का कोई आदमी कह रहा है तो उनके सेहत पे, तो मैंने बताया ना हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की डिसीजन जज्बात पे नहीं है, लेकिन अवाम जज्बाती है। अवाम जज्बाती है। आप मुझे ये बताएं, किसी का बहन भाई, किसी का चचा फूफा अगर लॉस हुआ है, मेरा मेरा एक दोस्त है, खास मेरा पर्सनल दोस्त है, भाइयों की तरह सरदार है, उसका उसके दादा को मर्डर किया गया था। मैं आज शर्मिंदा हूं उसके सामने उस बात पे। मैं आप जाती तौर पे अरविंद भाई, मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहूंगा। आज अगर मैं कई दफा मैंने अपने पांव उन शूज में डाल के सोच देखा है कि अगर मैं आज पाकिस्तान में जिंदा होता तो 1947 होता। मैं आपको ये कसम उठा के कहता हूं, मैं अपना कोई हिंदू और कोई सिख दोस्त इंडिया न जाने देता। सो नाइस ऑफ यू। ये बात आपने, जानते हैं इस बात को सुनने के लिए मेरे कान पिछले 3-4 साल से तरस गए थे। यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी टू से दिस। आज से 4 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम में इश्तियाक साहब को कहा था कि अगर हमारी तरफ से, हमारे बड़ों से किसी के साथ भी ज्यादती हुई है,
मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आज बता रहा हूँ आपको मैं शर्मिंदा हूँ एंड आई एम विलिंग टू अपोलोजाइज टू ऑल दोज पीपल हु हैव सफर्ड। कोई आए उस तरफ से भी आए इस हीलिंग टच के साथ। आई एम सो ग्लैड साजिद तरड़ साहब, आपने मेरे बिना कहे ये बात अपनी कही। मोहब्बतें आज आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अरमान भाई, ज्वाइनिंग। मैंने आपके देखने वालों को सबसे बड़ी बात एक बतानी, वो हमारे वो कहते ने दंडवत प्रणाम, मेरे लो तुम सारे दंडवत प्रणाम। चढ़ते थैंक यू सो पाते रहो, वसदे रहो तो खुश रहो। थैंक यू। थैंक यू।